एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने ट्रेड सीरीज़ का यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ का इकोनॉमिक्स में सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ट्रेडिशनल थियरी भी पढ़ा, मॉडर्न थियरी भी, जो हेक्सर रोलिन का जो भी थियरी था उसको भी पढ़ा, साथ में बहुत सारे थियरीज भी पढ़ चुके हैं अब तक। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशंस, जो कि पॉल एंटनी सेमनसन ने दिया था 1948। इनके दो आर्टिकल पब्लिश हुए थे एक्चुअली, 1948 में भी और 1949 में भी। लेकिन इनका जो थियरी है वो बेस्ड ऑन है एचओ मॉडल का। यानी कि ये जो थियरी है एक्चुअली है कोरोलरी ऑफ हेक्सर-ओह्लिन थियरी। और अगर मैं कोरोलरी का मतलब समझाऊं तो कोरोलरी का मीन्स होता है कि अ थियरी और अ प्रोपोजिशन दैट फॉलो अनदर थ्योरम विच इज ऑलरेडी प्रूवन। चूंकि एचओ मॉडल ऑलरेडी मतलब है और उसको प्रूवन किया गया है, ठीक उसी को फॉलो करते हुए जो हमारे इकोनॉमिस्ट सेमुल्सन है, पॉल सेमुल्सन, उन्होंने भी उनके ही सारे अजम्पशंस पर बेस्ड अपना जो ये थियरी है फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम ये बताया था। तो इनके दो आर्टिकल्स आए थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। एक आया था 1948 और एक आया था 1949, और दोनों ही आर्टिकल इनके पब्लिश हुए थे इकोनॉमिक जर्नल में। तो जो इनका 1948 में जो इनका पब्लिश हुआ था आर्टिकल, जो कि फेमस हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड एंड इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। और फिर इनका जो एक आर्टिकल आया 1949 में वो फेमस हुआ इंटरनेशनल फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशंस वंस मोर। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ईयर में ही अपने आर्टिकल में एक टॉपिक पर फोकस थे, जो कि है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशंस। और इस टॉपिक वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसके नाम से ही। इसका नाम ही है मतलब आप हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशंस, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उसके जो प्राइस हैं वो इक्वलाइजेशंस हो जाएंगे। चूंकि ये जो थियरम है ये बेस्ड है एचओ मॉडल पर। तो एचओ मॉडल के जितने भी अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि अजम्पशंस पढ़े थे हम लोग, 2x2 मॉडल है, दो कंट्री है, दो गुड्स हैं, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक इन्होंने भी उस अजम्पशंस को फॉलो करते हुए अपनी थियरी दी थी। और बताया था कि उनके जो अजम्पशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसा कि एचओ मॉडल ने बोला था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक कंट्री को उसी चीज़ का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना चाहिए जहाँ पर उसके जो फैक्टर्स हैं वो अबंडेंस है, फैक्टर इंटेंसिटी विल गुड, तो उसको उसी चीज़ का प्रोडक्शन भी करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। और जो स्केर्स फैक्टर है उस कंट्री का उसको क्या कर लेना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ऐसा एचओ मॉडल में बोला गया था। तो उसी को फॉलो करते हुए सैमुअल्सन ने जब अपनी थियरी थी तो उन्होंने बताया कि ये जो थियरी थी, दैट द एचओ मॉडल assumptions आर ऑल वैलिड, then free international trade will cause returns to both labor and capital as well. That is, the earning of both factors of production get same across the country. यानी कि दोनों का जो अर्निंग है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वट एवर इट इज लेबर और कैपिटल, हम लोग लेबर का जो रिवॉर्ड है वो वेज के रूप में देखेंगे इस थ्योरी में, और जो कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के में देखेंगे इस थ्योरी में। ऑल्दो ये माइक्रो में भी है ये से पार्ट, और हम लोग वहाँ से भी जान सकते हैं कि जो रिवॉर्ड है, जैसे कि लेबर का रिवॉर्ड वेज होता है और कैपिटल का रिवॉर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग इससे फेमिलियर हैं ये सारे से। और ये जो उन्होंने बोला कि ये जो इक्वल है यानी कि सेम है अक्रॉस द कंट्री, ये दोनों टर्म में ही है, यानी कि एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिवली इक्वल है। इंटरनेशनल ट्रेड एक्ट एज सब्स्टिट्यूट टू इंटरनेशनल मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इस थियरी की बात कर रहे हैं। और बिकॉज इट इन एचओ मॉडल देयर इज नो मोबिलिटी फैक्टर्स इंटरनेशनली, हम लोगों ने अजम्पशंस में पढ़ा था एचओ मॉडल के, उन्होंने बताया हुआ था अपने थियरी में कि जो फैक्टर्स के जो मूवमेंट्स हैं वो विद इन द कंट्री तो पॉसिबल है, बट आउटसाइड कंट्री यानी कि इंटरनेशनल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सो इवन जबकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है फैक्टर्स, तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशंस कैसे होंगे? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक कंट्री, मतलब एक कंट्री जब कि वेज रेट किसी कंट्री की हाई होती है तो लेबर जो होते हैं वो मोर पर्टिकुलर यानी कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर वेज रेट अगर किसी कंट्री का हाई है तो लेबर्स मूव करेंगे उस कंट्री में,
लेबर मूव्स करेंगे तो जो वेज रेट होगा वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, और हम लोग इक्वलाइजेशन पोजीशन को पा लेंगे। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन चूंकि ये जो थियरी है वो पर्टिकुलरली बेस्ड है कि हम जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो मोबाइल नहीं कर सकता इंटरनेशनली, विद इन द कंट्री में ही होगा। तो सैमुअल्सन ने इस पर फोकस करते हुए इस थियरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जब भी मोबाइल नहीं है देन आफ्टर जो प्राइसेस हैं फैक्टर्स के वो इक्वलाइज्ड हो जाएंगे। वो कैसे इक्वलाइज्ड होंगे वो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं इसके आगे का। जैसे कि हमें मालूम है कि ये कंट्री एचओ मॉडल पर बेस्ड है, तो ये वैसे ही इसके अजम्पशंस भी होंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 कंट्री, 2 कंट्री ए एंड बी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी 2 होंगे, लेबर एंड कैपिटल, एंड प्रोडक्ट भी क्या होंगे, 2 होंगे, यानी कि कमोडिटीज क्या होगी, 2 होगी, एक्स एंड वाई। ये हम लोगों ने एचओ मॉडल में भी पढ़ा था, और हम लोगों ने इसके साथ ये भी पढ़ा था उस थियरी में कि जो कंट्री 1 है, यानी कि जो 1 कंट्री है वो कैसी कंट्री है, वो लेबर अबंडेंस कंट्री है। और यहाँ पर क्या है कि जो लेबर अबंडेंस होने के कारण, यानी कि फैक्टर्स तो 2 हैं लेकिन लेबर क्या है, अबंडेंस है कंट्री 1 में, और जो कैपिटल है वो क्या है, स्केर्स, यानी कि कम है, क्योंकि ये लेबर अबंडेंस कंट्री है। और वो ये किसका प्रोडक्शन करती है, ये गुड एक्स का प्रोडक्शन करती है। ये हम लोगों ने एचओ मॉडल में भी पढ़ा। और सेकंड कंट्री जो है, सेकंड कंट्री वो क्या करती है, वो है कैपिटल अबंडेंस कंट्री। और चूंकि ये कैपिटल अबंडेंस है तो लेबर क्या होगा इस कंट्री में, स्केर्स होंगे। और ये किसका प्रोडक्शन करती है, ये गुड वाई का प्रोडक्शन करती है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है जब भी हमने, क्योंकि एचओ मॉडल को हम लोगों ने बहुत वास्ट तरीके से डिस्कस किया है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने वहाँ भी देखा हुआ है। तो ये है इनिशियल स्टेज कि एक कंट्री में कैपिटल स्केर्स है, मतलब कंट्री 1 में कैपिटल स्केर्स है, लेबर अबंडेंट में है, और दूसरी कंट्री में कैपिटल अबंडेंट में है और लेबर स्केर्स है। तो ये इनिशियल स्टेज है। अब जब सैमुअल्सन मतलब अपनी थियरी को रख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रेड ओपन अप होगा, यानी कि स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे कंट्रीज़ को, कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कंट्री 1 स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, बिकॉज वहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा मात्रा में है, और जो कैपिटल दूसरी कंट्री है वहाँ पर अबेंडेंस ऑफ कैपिटल वो ज़्यादा है और वो गुड वाई का प्रोडक्शन कर रही है। तो अब जैसे ही ट्रेड ओपन अप होगा या फिर स्पेशलाइजेशंस होगा तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल कंट्री 1, ये एल और ये के, प्रोडक्शन गुड एक्स। अब चूंकि एचओ मॉडल में बोला ही गया था कि जो भी कंट्री अबंडेंस होगा जिस भी चीज़ का और जिसमें भी इंटेंसिटी उसको ज़्यादा होगी, जैसे ये लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो किस चीज़ का एक्सपोर्ट करेगी और प्रोडक्शन करेगी, लेबर, यानी कि गुड एक्स। तो जिसके कारण लेबर ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होगा। जब गुड एक्स को इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि इस चीज़ का उसको एक्सपोर्ट भी तो करना है, तो जब इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है विच मीन्स इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है विच मीन्स लेबर ज़्यादा चाहिए। तो जब भी लेबर ज़्यादा चाहिए तो चूँकि इसका वेज रेट क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि लेबर का जो रिवॉर्ड है वो हम लोग वेज में देखते हैं, तो चूँकि डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज करेगा तो इसका वेज रेट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने हैं गुड एक्स के। और ठीक सिमिलरली क्योंकि अब हमें इस कैपिटल के रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो इसका जो रिवॉर्ड है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। ठीक सिमिलरली सिनेरियो हम देखेंगे कंट्री 2 का, क्योंकि कंट्री 2 क्या है, कंट्री 2 है कैपिटल अबंडेंस कंट्री, सॉरी कंट्री टू, ये भी इसके पास भी 2 फैक्टर के एंड एल, और प्रोड्यूस करती है क्या, गुड वाई।
सेम कि मुझे गुडवाई अब प्रोड्यूस करना है, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशंस कैपिटल है, तो मैं गुडवाई को प्रोड्यूस करूंगी, जिसके कारण मुझे कैपिटल ज़्यादा लगेंगे। कैपिटल ज़्यादा लगेंगे तो कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेगा, और हमें लेबर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेबर का जो वेज रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगा। सी दिस इज अ थियरी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जहां पर हमने देखा, एक सेकेंड, जहां पर लेबर का डिमांड ज़्यादा है वहाँ वेज रेट बढ़ गया, और जहाँ लेबर का डिमांड कम है वहाँ जो वेज रेट है वो डिक्लाइन हो गया। यानी कि क्या हो गया? इक्वलाइज हो गए प्राइसेस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ, जहाँ पर लेबर का डिमांड ज़्यादा था वहाँ पर जो वेज रेट है वो बढ़ गया, और जहाँ पर जो कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, जहाँ पर लेबर का डिमांड कम है, वहाँ पर जो वेज रेट है वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। तो ये क्योंकि होमोजीनियस लेबर इक्वलाइज्ड हो गए अब, और होमोजीनियस का तो हम लोग को सभी को मालूम है कि ये जहाँ पर सेम स्किल और सेम कैपेबिलिटी होती है वी कॉल्ड इट होमोजीनियस। सिमिलरली ये कैपिटल में भी अप्लाई होता है कि जहाँ मतलब जो कैपिटल के जो फीचर्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो हम लोग होमोजीनियस कैपिटल भी बोलते हैं। और हमने भी देखा कि एग्जैक्टली सेम चीज़ हैपन होगा कंट्री टू में भी, क्योंकि जो कंट्री टू है वो कैपिटल अबंडेंस है, तो कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेगा, वेज रेट डिक्लाइन कर जाएगा। और कंट्री वन में क्या हुआ था कि जो कैपिटल का जो रिवॉर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिक्लाइन किया था। अब कंट्री वन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन किया, कंट्री टू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया, तो उससे रिजल्ट क्या हुआ? फैक्टर प्राइसेस क्या हो गए? इक्वलाइज्ड हो गए। तो ये है पूरा थियरी। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो हम लोग देखेंगे, ग्राफ के तौर पे अगर देखूं तो इस थियरी का, तो ग्राफ एक बना लेते हैं। एक्स पे ले लेते हैं हम लोग रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी विच इज पी एक्स अपॉन पी वाई, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं जो रिलेटिवली जो वेज रेट, मतलब जो रिवॉर्ड्स हैं फैक्टर्स के, वेज अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हो गया ओ। तो पहला एक सपोज कर लेते हैं कि जो कंट्री वन है जो कि गुडेक्स को प्रोड्यूस कर रही है, और जहाँ पर लेबर अबंडेंस है, से ये ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वी हैव अजम्पशंस दैट कि चूंकि ये पूरा एचओ थियरी को फॉलो कर रही है, तो जो एचओ के जो अजम्पशंस थे, जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स और सेम टेक्नोलॉजी इन बोथ द कंट्रीज, सो वी हैव द रिलेशंस बिटवीन वन टू वन कमोडिटी प्राइसेस एंड रिलेटिव। तो ये ग्राफ है जहाँ पर हम लोग वन टू वन रिलेशन देख रहे हैं, किसके बीच में? एक रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड जो रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स, इसके बीच में। सपोज ये है कंट्री वन, ये है कंट्री वन, और इसका जो रेशियो है वेज और कैपिटल का, और ये है कमोडिटी के प्राइस से पी ए। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कंट्री वन क्या है? लेबर अबंडेंस, तो यहाँ पर जो वेज होंगे वो लो होंगे एज पर एचओ मॉडल। हमने हेक्सचर रोलिन में देखा था कि जो भी अबंडेंस है वो कम होगा, तो चूंकि वेज कम है तो ये क्लोज टू ओरिजिन है, स्मॉलर है। ये कंट्री वन है। ठीक, कंट्री टू को भी ले लेते हैं, से ये है कंट्री टू, और इसका जो प्राइस है से पी ए डैश, और इसका जो है, और ये है से वन, और ये है WR2। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सेकंड कंट्री में क्या है कि एक कैपिटल अबंडेंस है, और यहाँ जो वेज है वो कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि ये अबंडेंस तो कैपिटल है ना, और वेज रेट हाई है। तो ये है इनिशियल स्टेज।
जैसे ही ट्रेड ओपन अप होगा, जैसे ही दोनों कंट्री अपने स्पेशलाइजेशंस में जाएंगी, ये जो सिनेरियो है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा कि चूंकि एक्स गुड को अब ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने देखा कि वेज रेट इंक्रीज कर रहा है कंट्री वन में क्योंकि डिमांड ऑफ लेबर बढ़ रहा है, तो ये किधर को शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर को शिफ्ट कर जाएगा। से इसको W/R स्टार कर देते हैं, और ये है कमोडिटी प्राइस। अब चूंकि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो एक्स भी राइज करेगा, प्राइस ऑफ एक्स राइज करेगा, तो ये राइज कर गया, इसका नाम देते हैं PB। तो इसका नाम दे दिया हमने क्या, PB। सेकंड, PB। चूंकि ये कंट्री वन है, इसने गुड एक्स को प्रोड्यूस किया, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर लगा, लेबर के डिमांड्स बढ़े, लेबर के डिमांड्स बढ़े तो गुड एक्स का रेट जो है वो इंक्रीज कर गया रिलेटिवली, तो इसका रेट बढ़ गया। ठीक अपोजिट किसके साथ हुआ, सेकंड कंट्री के साथ, क्योंकि इसका वेज रेट अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो कैपिटल का है वो क्या हो गया, फॉल एंड डाउन। तो जो नीचे वाला रेशियो है वो तो क्या हो गया, कम हो गया, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, घट गया, यानी कि ये किधर की ओर शिफ्ट हो गई, इधर की ओर। तो दिस इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, यानी कि ये जो शिफ्टिंग है ये हम लोग देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल इधर की ओर है, और यहाँ जो स्पेशलाइजेशंस है दोनों कंट्री के, यहाँ बिल्कुल इक्वलाइज्ड हो जा रहे हैं जो फैक्टर प्राइसेस हैं। यानी कि जहाँ पर वेज रेट, फिर से कंक्लूड करते हुए मैं इस थियरी को बोलूँगी कि जहाँ पर कंट्री वन में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो लेबर अबंडेंस कंट्री है, वहाँ पर जो डिमांड है लेबर का वो ज़्यादा है, जिसके कारण वेजेस हाई होंगे, वेजेस हाई होंगे तो जो प्राइसेस हैं कमोडिटी के वो राइज कर जाएंगे, और उस कंट्री में सेम कंट्री में जो कैपिटल का डिमांड है वो कम हो जाएगा, और सेकंड कंट्री में हम लोग को देखने को मिलेगा कि कैपिटल ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि हमें गुड वाई को प्रोड्यूस करना है, वहाँ पर जो लेबर का डिमांड है वो कम हो जाएगा, जिसके तहत क्या हो जाएंगे, फैक्टर के जो प्राइसेस हैं वो इक्वलाइज्ड हो जाएंगे। So this is all about your theory which is factor price equalizations given by Paul Anthony Samuelson। इन्होंने बोथ अपने आर्टिकल्स में इसी चीज़ को फोकस करते हुए बताया है। हालांकि एचओ मॉडल के हम लोग अजम्पशंस देखे हैं तो वो हमें कुछ अनरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि कहीं भी वैसे सिनेरियो देखने को नहीं मिलता जैसा कि उस पर्टिकुलर थियरी में बोला गया है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं उस अजम्पशंस में जो कि अनरियलिस्टिक लगते हैं। तो चूंकि वो सेम थियरी अजम्पशंस के जितने भी हैं चुके वो इसमें अप्लाई किया गया है, क्योंकि ये वाला उसका कॉरोलरी थियरी है, तो अनरियलिस्टिक कुछ लगता है। हालांकि मैं होप करूंगी कि आप लोगों को थियरी समझ में भी आई होंगी। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।